आप पढ़े लिखे शिक्षित खुल के बोलिए, आप काम क्या करेंगे? जनता सुनना चाहती है कि हमारा नेता जो वो काम क्या करेगा। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, उसके क्षेत्र के नाले खड़ंजा रोड चक्रोट हुआ, पेंशन हुआ, आवास हो गया। हर काम प्रधान की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर काम प्रधान के बजट से ही नहीं होता है। जिला पंचायत सदस्य की भी थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी। मान लीजिए मैं नहीं मुखातिब हूँ उनसे, तो वहाँ जाने के बाद कम से कम उनको तो अपना परिचय देना चाहिए, चूँकि मैं डूर टू डूर चला हूँ। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के सल्टौआ चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी विश्वजीत राव से मुलाकात करने आए हुए हैं। ये यहाँ से एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। किसी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला है, शायद इन्होंने कोशिश भी की थी या फिर कोई कारण रहा हो इनको टिकट नहीं मिला, और ये चुनाव मैदान में है। आइए जानते हैं समाज की क्या समस्याएं हैं, ये किस उद्देश्य चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इनका जो मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। आप कुछ अपने परिचय के बारे में हमारे दर्शकों और अपने वोटरों को बताइए। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने तरफ से आपके चैनल को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। सर, मेरा नाम विश्वजीत राव, मैं भादी खुर्द का निवासी हूँ, विकासखंड सल्टौआ गोपालपुर, और मैं जो है सल्टौआ चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवारी इस बार हमने रखा है, और मेरा निशान मुझको छड़ी मिला है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह है छड़ी है, तो छड़ी का जो मतलब होता है एक सहारा होता है। तो क्या आप इस छड़ी से जनता का सहारा बन पाएंगे? अगर बन पाएंगे तो मतलब क्या उम्मीदें जनता को आपसे है कि जनता इस बार आपसे उम्मीद लगा रही है और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, या क्या आप जनता के मूड को चेक कर पाए? सर, प्रयास करूंगा कि जनता अगर मुझे चुनती है, जैसे छड़ी जो निशान है ये जन जन का सहारा होता है। जैसे बचपन में अगर देखा जाए तो बच्चे माता पिता की उंगली को छड़ी समझ कर पकड़ते हैं, और बुज़ुर्ग अवस्था में सबसे बेहतर अगर कोई साथ देता है तो लोगों का छड़ी होता है। और नवयुवकों के लिए अगर देखा जाए तो उनके फ्यूचर को लेकर के विद्यालय पीरियड में अगर देखें आप, बचपन से लेकर के और इंटरमीडिएट तक की या जहाँ भी हो, अनुशासनहीनता ना हो, उसके लिए भी छड़ी का उपयोग किया जाता है। हालांकि छड़ी अपने आप में बहुत ही बेहतर मानी जाती है। हर स्तर पर छड़ी सभी का साथ देती है, और छड़ी आजीवन पर्यंत लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मैं भी उस छड़ी से जो मुझे सीख मिला है, मैं प्रयास करूंगा, अगर जनता मुझे इस मेरे निशान पर मुझे विश्वास देकर अगर मुझे जनता उस योग्य बनाती है, तो मैं छड़ी के मुताबिक ही सभी के साथ हमेशा खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। यथोचित जो मेरे योग्य होगा, मैं सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, जो सबके लिए अच्छा हो। जैसे कि आप तारीफ़ कर रहे थे अपनी छड़ी की, अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे कि आपका चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी से ये फ़ायदे वो फ़ायदे। शायद आप भूल रहे हैं कि मतलब यही छड़ी एक दंड का भी काम करती है, दंड देने का भी काम करती है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और जनता के मुद्दे पर आप खरा नहीं उतर पाते हैं, जनता जो चाहती है आप नहीं उतर, तो शायद आप भूल, जनता इससे आपको दंडित भी करेगी। बिल्कुल सर, ये छड़ी दो तरफा भी होती है, इसको मैं मानता हूँ, और ये सच्चाई भी है। अगर हम सत्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता और या छड़ी, ये दोनों हर स्तर से मुझे दंडित करने के लिए हमेशा, ठीक है, वो रहेंगे। मैं जो भी होगा मैं स्वीकार करूँगा, सहर्ष स्वीकार करूँगा। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है, और आपने पहले ही बताया कि आपको बहुजन समाज पार्टी या किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है, फिर भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं। मायावती का फ़ोटो लगा हुआ है, मंत्री जी का फ़ोटो लगा हुआ है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो लगा। आखिर क्या कारण है कि आप सिंबल यूज कर रहे हैं? जी सर, ये मेरा बैनर पोस्टर जो भी आप देख रहे हैं, ये पहले जो है यहाँ की सीट सल्टौआ चतुर्थ की सीट जो है सुरक्षित थी, तो जिससे ये था कि विश्वजीत राव को यहाँ सल्टौआ चतुर्थ से बसपा से टिकट मिलेगा। इस आश्वासन पर हमने जो है
पोस्टर बैनर सब लगाया था, और किन्हीं कारणों सीट जो है सामान्य हो गई। तो सीट सामान्य होने पर जो है हमारा टिकट हमको नहीं मिला, और इसमें श्रद्धेय नायब चौधरी जी को बसपा से टिकट मिला है। तो ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं ये पुराना है, और मैं वर्तमान में बसपा का कोई भी लोगो लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं निर्दल तौर पर अपने आप को रखा हूँ। मेरा जो भी हैंडबिल इस बार जो छप के आने वाला है, अभी तक आया नहीं है फ़िलहाल, और वो जो है किसी पार्टी विशेष पर नहीं है, मैं जनता विशेष पर चल रहा हूँ, और जनता के समक्ष अपने आप को रखूँगा। मतलब ये जो पोस्टर है ये आपकी मजबूरी है लगाना, क्योंकि आपके पास नया पोस्टर नहीं है, ये पुराना पोस्टर था। आपको पार्टी से टिकट नहीं दिया, आप पार्टी के एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे थे बसपा में, तो क्या आप पार्टी से इस्तीफा देंगे, आप पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सर। पार्टी जो जहाँ है वहाँ है। मैं पार्टी को इस वर्तमान तौर में समय में मैं नहीं रखूँगा अभी अपने समक्ष, क्योंकि पार्टी एक ऐसी चीज़ है कि जब पार्टी विशेष से आप चलेंगे तो पार्टी का सिंबल आपको मिलना ज़रूरी है। पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो मैं पार्टी का इस समय जो है कोई वर्चस्व नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जनता एक बेहतर चुने, अच्छा चुने। तो मतलब अगर ये चुनाव खत्म हो जाएगा फिर पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे, पार्टी लिए काम करेंगे आप? पार्टी तो मेरा आधार है सर। तो यही तो आरोप आपके ऊपर है कि आप अवसरवादी हो। आपने एक उम्मीद लगाई कि आपको बसपा से टिकट मिलेगा, ठीक, आपने काम किया कार्यकर्ता के रूप में, आपको टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी से दूरी बना ली, जो कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, आपको नायब चौधरी जी का सपोर्ट करना चाहिए था। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप अवसरवादी हो, आपको टिकट नहीं मिला, आप किनारा कर लिए, पार्टी का सहायता नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में फिर पार्टी में शामिल होने की आप बात कर रहे हैं। जी सर, ये मानता हूँ, लेकिन मुझे पार्टी से, ठीक है, किसी भी तरह का नोटिस नहीं आया, ठीक है। कोई भी पदाधिकारी मुझसे ये नहीं कहा आकर के कि सर आप जो है चुनाव में बैठ जाइए, ठीक। अदर लोगों ने कहा, लेकिन पार्टी के किसी पदाधिकारी ने मुझसे बात नहीं की। उस दौरान मेरा प्रचार प्रसार हो चुका था। अब इस बीच में मैं अगर अपने आप को रोकता तो समाज में एक गलत जो है संदेश जाता कि अदर लोग जो है इनको बिठाने के लिए कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं इनको कुछ लोगों से कोई प्रलोभन मिला हो इसलिए ये बैठे। तो मैं चुनाव में इसलिए बना हूँ कि जो प्रचार प्रसार होने के बाद चुनाव में बने रहना ही बेहतर होता है। चलिए, ये पार्टी की बात थी, सिंबल की बात थी। आइए जनता के मुद्दे की बात करते हैं। आप शायद जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ है आपसे 2-3 चक्कर तो आप लगा चुके होंगे पूरे क्षेत्र का, तो क्या आपको किसी गांव में कोई समस्या दिखी कि ये वाकई में एक समस्या है, अगर हम जीतेंगे तो इसका समाधान करेंगे? जी सर, हमारे क्षेत्र में तमाम जगहों पर हम गए तो तमाम परेशानियां लोगों ने बताया, और विकास के स्तर को अगर देखा जाए तो कहीं भी जिला पंचायत सदस्य जो भी आज तक रहे हों, इसके पूर्व, आज तक की बात नहीं कर रहा लेकिन इसके पूर्व जो जिला पंचायत सदस्य थे इत्तेफाकन बसपा के ही थे। श्रद्धेय गणेश चौधरी जी उनकी वाइफ थी जिला पंचायत सदस्य। लेकिन जनता की शिकायत रही है कि जिला पंचायत सदस्य जो भी बन करके जाता है यहाँ से जीत के जाता है, लेकिन कभी वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता है। काम की बात तो दूर छोड़ दीजिए। आप एक इस क्षेत्र के सबसे शिक्षित और युवा पढ़े लिखे माने जाते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और जैसा कि ये है कि विकास को लेकर राजनीति में जो विकास शब्द है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, इसकी क्या परिभाषा गढ़ी जा सकती है? सर, विकास का अगर परिभाषा देखा जाए तो ये सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास में शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, यानी जो भी हर स्तर से जन धन सभी का पूरी तरह से स्थिति बेहतर होनी चाहिए। जैसे अगर शिक्षा के मामले में देखा जाए तो विद्यालयों में कम से कम नहीं ज़्यादा तो एक बार हर नेताओं को चाहिए कि विद्यालय प्रांगण का भी वो क्षेत्र भ्रमण करें, क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी शिक्षा चल रही है। दूसरी बात कि गरीब जन जो है उनकी भी समस्या जाकर लोगों के बीच में जाकर सुननी चाहिए। जो यथाशक्ति हो सके वह लोगों को प्रयास करना चाहिए कि उनके हित में हम कुछ कर जाएं, वहाँ से उनको कुछ विकास का वो मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है युवाओं के रोज़गार की। तो ये शासन प्रशासन के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हुआ करते हैं, जैसे जिला पंचायत ही नहीं, विधायक, सांसद है ना, प्रधान या जो भी हों, इन लोगों की एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें अपने क्षेत्र में
हाँ, सभी के लिए इस तरह की जो भी परेशानियां हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करें और बेहतर से बेहतर उन्हें सहयोग और सहायता जो भी बन पाए विकास के स्तर के लिए वो उनको पहुंचाएं। आप अभी बता रहे थे कि हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों, सांसदों को स्कूलों में जाना चाहिए, वहाँ टीचरों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या, बच्चे क्या चाहते हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्कूल का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे, सब जानना चाहिए, समझना चाहिए आपके हिसाब से। तो क्या आप एज ए जिम्मेदार एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किसी स्कूल में गए चुनाव से पहले, चेक करने गए कि क्या स्थिति है, क्या हालत है? आप तो नेता बनने वाले हैं। जी सर, मानता हूँ, कभी कभार मैं जाता हूँ, लेकिन यह है कि इससे पहले मैं भी अभी शिक्षारत हूँ। और जैसे आपने कहा कि मैं प्रोफेसर नहीं सर, मैं प्राइवेट प्रोफेसर रहा हूँ एज ए प्राइवेट डिग्री कॉलेज में। तो मैं अपने हिसाब से अपने क्षेत्रों में जहाँ मुझसे लोग जुड़े रहते हैं, चूँकि मैं अभी नेता बनने के रास्ते पर चलना चाह रहा हूँ और इससे पहले राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ भी गया हूँ जो मेरे लायक बन पाया है विद्यालयों में मैं उतना किया हूँ। अब जो मेरे सामर्थ्य से बाहर है सर, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अभी बता रहे थे कि आप प्राइवेट प्रोफेसर हैं, तो आप किस सब्जेक्ट के मतलब प्रोफेसर हैं? जी, हम भूगोल विभाग के हैं। भूगोल विभाग के हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो है इस समय एनवायरमेंटल जो है भौगोलिक दृष्टि विश्व की जो बिगड़ी हुई है, उसको राजनीति से कैसा संबंध दिख रहा है? राजनीति के जो लोग हैं क्या इसको ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? या ये कोरोना महामारी में क्या राजनीति के लोग इससे प्रभावित हुए? दोनों का संबंध कैसा चल रहा है? इसमें सर देखा जाए तो दोनों लोग प्रभावित हुए हैं। जैसे ये कोरोना काल है, इसमें ये पूरी तरह से वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व के लिए एक परेशानी, क्या कहा जाए कि बहुत ही बड़ा संकट है। इसको लेकर के हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन और वैज्ञानिकों से भी मेरी अपील है कि इस मामले में डॉक्टरों से भी मेरी अपील है, सभी से, और ख़ास करके अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जैसे सभी सांसद महोदय या जो भी लोग हों, सभी से मेरा अपील है कि एक साथ एकजुटता के साथ जो है पूरे देश के हित में और पूरे विश्व के हित में जो भी कदम उठाए जा सकें उसके लिए सभी लोग जो है प्रयासरत हों और बेहतर से बेहतर जनता को, सभी को लाभ मिल सके। आपने रोज़गार की बात की, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ें पे आपने चर्चा की। तो पिछले यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य थे, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने कोई संतोषजनक काम किया इस क्षेत्र में? जी सर, संतोषजनक काम अब मैं क्या बताऊं, चूँकि ज़्यादा मुलाकात भी उनसे नहीं हुई, लेकिन क्षेत्रों में चल करके पता लगा है कि काम, संतुष्टता की बात ही छोड़ दीजिए, कोई लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। और वो आप ही के पार्टी के बसपा के ही जिला पंचायत सदस्य थे, तो यानी बसपा के जो लीडर हैं, यहाँ के जो ज़मीनी लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव तो जितवा देते हैं लेकिन अपने नेताओं की निगरानी नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो ये आरोप आप बसपा पे लगाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। चूँकि मैंने देखा कि प्रचार प्रसार के समय जब हमको सिंबल मिलने का वो था, तो उस समय जब मैं किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा में जाता था तो बसपा पार्टी के भी कार्यकर्ता हर ग्राम पंचायत में लगभग मौजूद हैं। तो अगर मान लीजिए मैं नहीं मुखातिब हूँ उनसे, तो वहाँ जाने के बाद कम से कम उनको तो अपना परिचय देना चाहिए, चूँकि मैं डोर टू डोर चला हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं बसपा का पदाधिकारी हूँ, चाहे सदस्य रूप में ही या कार्यकर्ता हूँ। हाँ, लोगों ने, जो बसपा समर्थित हैं, लोगों ने ये ज़रूर कहा कि सर भैया आइए, सर आइए, आपका स्वागत है। हम लोग भी जो है बसपा के समर्थन में ही रहते हैं और बसपा से ही हमको एक आधार मिला है और हम आपका स्वागत करते हैं। आप मैदान में आए हैं चुनाव में, तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको टिकट नहीं मिला है, जैसा कि बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उनके ऊपर हमेशा से एक आरोप लगता है कि पैसे लेकर टिकट देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके सामने एक बड़ी रकम का डिमांड किया गया हो कि आप इतना पैसा दीजिए तब आपको टिकट मिलेगा, और दूसरे लोग पैसा देकर टिकट ले लिए? क्या स्थिति रही, क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए सर, अगर इसकी बात करेंगे तो कहना उचित नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं पार्टी के अपमान की जहाँ बात होती है, थोड़ा सा चाहता हूँ कि पार्टी के पदाधिकारी अपने आप में बदलाव लाएं। जो जिम्मेवार पदाधिकारी थे बसपा के, जो पार्टी बेस पर लड़ने के अधिकारी थे, जिनको सिंबल मिलना चाहिए था, जो 15 साल से 10 साल से जो व्यक्ति जो है निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ खड़े हैं, विचारधारा के साथ खड़े हैं,
उनके साथ उपेक्षा हुआ है। और ऐसे लोग जो पार्टी बेस पर आज 10 दिन से आ गए हैं, उनको आखिर किस बेस पर आपने टिकट दे दिया, जबकि हम लोग जो है जब अंडरवियर पहन कर घूमा करते थे, तब से लेकर के हम लोग आज तक बसपा के झंडे को लेकर टहले हैं। मतलब इस बात का दुख आपको है कि पार्टी में ये कमी है, ये प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन जो अफवाहें हैं आप उसको सच साबित कर रहे हो। ठीक है, हर पार्टी में ये समस्याएं होती है। अगर कोई ज़मीनी कार्यकर्ता बचपन से ही किसी पार्टी से उम्मीदें लगाए हो, जुड़ा हो, और एक समय आने के बाद अगर वो उम्मीद लगाता हो कि उसकी सहायता की जाए, उसको टिकट मिले, फिर टिकट नहीं मिलता, तो ये दुख झलक रहा है विश्वजीत राव के चेहरे पर। समाज के और भी मुद्दे हैं, और आप चुनाव जीतने के बाद में जो जनता आपकी देख रही, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस क्षेत्र के, आप क्या वादे हैं, क्या आपके घोषणा पत्र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार आप बेहतर करना चाहेंगे अगर आपको जनता मौका देती है? जी सर, जनता अगर मौका देती है तो मैं प्रयास करूंगा, वादा नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि जनता के हित में यथोचित जहां तक हर संभव जो जिला पंचायत सदस्य के सामर्थ्य में होता है, जितनी भी योजनाएं हों, मैं उनको जनता के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। और उसके ऊपर उठकर अगर मेरे लायक कोई काम है जो मैं कर सकता हूं या किसी से पैरवी करके करवा सकता हूं, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और समाज में या क्षेत्र में जो लोगों को ये शिकायत बनी रहती है कि सर कोई नेता आता है, जीत कर चला जाता, फिर शक्ल नहीं दिखाता है, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति रहूँगा कि चुनाव अगर आप लोग जिताते हैं तब भी, और नहीं जिताते हैं तब भी, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और हर महीने, ज़्यादा नहीं तो हर महीने में एक बार मैं अपने क्षेत्र का भ्रमण जरूर करूँगा। देखिए, ये हवाई बातें हुई कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके सुख दुख में रहेंगे। आप पढ़े लिखे शिक्षित, खुल के बोलिए, आप काम क्या करेंगे? जनता सुनना चाहती है कि हमारा नेता जो वो काम क्या करेगा। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, उसके क्षेत्र के नाले खड़ंजा, रोड चक्रोट हुआ, पेंशन हुआ, आवास हो गया। हर काम प्रधान की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर काम प्रधान के बजट से ही नहीं होता है। जिला पंचायत सदस्य की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है। आप खुल के बताइए, आप काम क्या करेंगे? जी सर, देखिए, अगर जहाँ तक बात रही कि बुज़ुर्गों के पेंशन की, अगर कहीं भी रोक दीजिए। सवाल और ये बनता है कि रोज़गार को लेकर, जैसे कि पूरे भारत में अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। लोग पलायन कर रहे हैं, मुंबई से, दिल्ली से गांव की तरफ आ रहे हैं। रोज़गार, उद्योग धंधे सब लॉकडाउन में बंद हो जा रहे हैं। तो आपको क्या ऐसी संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान मोदी जी के ही पास हो। एक आदमी सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सिस्टम में और भी लोग हैं, प्रधान भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो क्या है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर आप चुनाव जीतते हैं तो रोज़गार को लेकर अपने क्षेत्र में विधायकों से, सांसदों से बात करके हमारे क्षेत्र में उद्योग, कुटीर धंधे हो गए, या मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए या लोन लेकर या बात करके कैसे उद्योग धंधे लगाए जाए, छोटे छोटे उद्योग, ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, दिल्ली मुंबई ना जाना पड़े। तो क्या आपने ऐसा कभी सोचा अपने गाँव, अपने क्षेत्र के लिए? जी सर, सोचा है और बात भी करते हैं। 2-3 बार हम लोग जो है बात भी किए हैं जा कर के लोगों से, जो बड़े नेता हैं, कि सर कुछ हमारे क्षेत्र के लिए या सबके लिए, हित के लिए अगर ऐसा कुछ कोई प्राविधान आप लोग करना चाहें, हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग करें, लेकिन आप लोग जो है जब कदम उठाएंगे, हम लोग अपना जो है आपसे मांग करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, प्रयास किया जाएगा, अब इससे ज़्यादा क्या कहें। और हम, जो आपने पूछा सवाल, ये मैंने आपको पहले से ही बताया, बस ये है कि साइलेंट करके बताया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, और मैं उस जिम्मेदारी को जो है हमेशा अपने से बड़े पदाधिकारी, अपने से बड़े जो है नेता हैं, उनके समक्ष रखता हूँ। जैसे देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, बस्ती में 5-5 विधायक बीजेपी के हैं, एक सांसद बीजेपी के हैं, और आप बसपा से हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं। तो आप कैसे डिमांड करेंगे इन नेताओं से? कैसे आप मांगेंगे कि आप हमको ये सिस्टम दे दो? कैसे आप उम्मीद लगाते हैं? ठीक सर, पार्टी बेस पर नहीं मांगेंगे, लेकिन जनता के हित में, देश हित में हम मांग सकते हैं। चूँकि मैं पार्टी का हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देश का एक नागरिक हूँ, और देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपने हक के लिए और अपने देश के, क्षेत्र के, अपने लोगों के या समाज के हक के लिए मैं नेताओं से, विधायक, सांसदों से बात रख सकता हूं।
और वो उनकी बुद्धिमत्ता है, उनका वरिष्ठपन है कि वो हमारी बात को सुने और जो है जनता को जो मिलना चाहिए, उनके लिए जो कुछ होना चाहिए वो करें। देखिए, हमेशा से भारतीय समाज में आरोप लगा है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं एससी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा आरोप क्या आप मानते हैं कि ये सच है? ये आपका जो क्षेत्र है ये सामान्य सीट है, यहाँ पे हर जात हर वर्ग के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको ये समस्या दिखी कि आपको एक एससी होने की वजह से आपको रोका जा रहा है, प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है? कभी ऐसा दुख महसूस हुआ इस चुनाव प्रचार में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो है कोई चुनाव प्रक्रिया में कोई रोका नहीं किसी ने, और कोई बाधा नहीं। हाँ, ये है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी समस्या आई है। लॉकडाउन की वजह से क्या समस्या आई? भाई, लॉकडाउन की वजह से ये समस्या है कि 3 से 4 लोगों का पास मिला है, एक गाड़ी में एक ही गाड़ी का पास मिला है। तो हम जैसे गरीब प्रत्याशियों के लिए थोड़ी समस्या ये है कि जो है 4 व्यक्तियों को लेकर के अगर हम चलना भी चाहें तो लॉकडाउन में तो चल नहीं सकते, और वैसे अगर चलना चाहें तो 4 व्यक्ति हम कितना हम कवर कर पाएंगे? एक दिन में 4 से 5 गांव ही हम घूम पाते हैं सर। जी। बात ये है कि क्षेत्र में जो है और भी समस्याएं होते हैं, जैसे गांव की कुछ व्यक्तिगत समय होता है। आप इस गांव के निवासी हैं, तो क्या गांव के लोग आपसे उम्मीद लगाते कि आप जिला पंचायत ना लड़ते, प्रधानी लड़ जाते, तो गांव में रहते तो ज़्यादा कुछ बेहतर हो? तो क्या आपने जिला पंचायत प्रेशर में तो नहीं लड़ रहे हैं, किसी के दबाव में, किसी का वोट काटने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। अच्छा, जैसा कि आपके दर्शक भी देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर हैं वो भी देख रहे हैं, इस कोरोना काल में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, क्या आप उसको अपने चुनाव प्रचार में फॉलो कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो जो आपकी जनता है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? कैसे मास्क लगाए, कैसे रहे, वो कैसे पालन करे उसका? जी सर, ये जो भी नियम लगाए गए हैं कोरोना काल में, सुरक्षित रहें और मास्क लगाकर जो है कहीं अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप निकलें और नियम का पालन करें। उसको मैं स्वयं से फॉलो कर रहा हूँ सर। और आज देखिए लॉकडाउन लगा हुआ, लेकिन हम लोग जो है कहीं जो है ज़्यादा, जैसे 2-1 लोग हैं अपने गांव में, थोड़ा सा ऐसे बेशक 2-1 घर ऐसे देखे तो कहीं कोई चल ही नहीं रहा था, तो हम लोग जो है शांति से फिर घर बैठे कि घर बैठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ये एक संदेश ये देना चाहूँगा अपने माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि लॉकडाउन का अनुपालन जो है सभी लोग करें और जो भी गाइडलाइन हो उसको ध्यान में रखते हुए ही लोग अपना हर कदम उठाएं, ताकि सभी लोगों के साथ जो है एक अच्छा वो क्या कहते हैं सामंजस्य बन पावे और इस कोरोना महामारी से सभी को निजात मिल पावे। देखिए, ये एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। इनकी सोच है कि मतलब आज लॉकडाउन है, आज सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, आज कर्फ्यू लगा, आज हम अपने क्षेत्र में नहीं निकलेंगे। ये निकले थे अपने गांव का भ्रमण करने के लिए, लेकिन आज देखिए इनके गांव की स्थिति इतनी अच्छी है कि इनके आसपास कोई घर से बाहर नहीं निकला, ये वापस अपने घर पे चले आए। शायद और भी जो वोटर या दर्शक या प्रत्याशी देख रहे होंगे, इनकी बातों का वो पालन करें और बिल्कुल ऐसे ही अपने घर पे रहें। शनिवार रविवार जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, इसका पालन करें। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।